बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा लेक्चर अबाउट लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जैसे आउटलाइन मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हुई है और प्लानर भी शेयर कर दिया हुआ है। उसके मुताबिक हमने सबसे पहले तो सिस्टम देखना है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है और फिर उसका सिस्टम क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर में जो स्टार्ट हो रही है, चैप्टर का नेम लीनियर इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस है। 1.1 सेक्शन इज़ अबाउट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कुछ चीज़ों से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, यानी आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मैथ्स में उन्हें देखा पढ़ा, इवन कि आपने 9th एंड 10th ग्रेड्स में भी लीनियर इक्वेशंस के बारे में जान लिया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कि जिसमें वेरिएबल की थ्रू आउट जो पावर है वो 1 रहती है, 1 से इंक्रीज़ नहीं करती। तो फ़र्क यहाँ पे ये पड़ेगा कि वहाँ हम एक इक्वेशन को डील करते थे, अब हमारे पास एक सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएंगी। तो देखते हैं कि इसकी एक्सटेंडेड डेफिनेशन बेसिकली है क्या चीज़। तो जब मैं आप लोगों के साथ जो मटेरियल शेयर करूँगी उसे आपने रीड करने की आदत डालनी है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी है एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं, तो कॉन्सेप्ट्स आपने अपने क्लियर रखने हैं। हमें ज़्यादा चीज़ों को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने चीज़ों की बेसिक्स पे ग्रिप करनी होगी। ठीक है, जैसे थोड़ा सा यूज़ टू हो गए होंगे कि किस तरह से पढ़ना होता है। तो आई विल ट्राई कि आपको पढ़ने की आदत पड़े, बुक को पढ़ने की आदत पड़े। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिकरिंग practical problems in many fields of study such as mathematics, physics, biology, chemistry, economics, all phases of engineering, operation research and the social sciences that of solving a system of linear equations। हमेशा आपका जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको किसी न किसी इक्वेशन से और ज़्यादातर लीनियर इक्वेशन से आपका सामना होता है। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में मौजूद तमाम फिनोमेनास को किसी इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड देन फर्दर उस मैथमेटिकल मॉडल को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने ही आप लोगों को एक कोर्स कैलकुलस का पढ़ाते हुए बताया था कि हमने लीनियराइजेशन की थी। कोई भी फंक्शन गिवन हो, आप उसका एक लीनियर फंक्शन अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट कर लिया करते थे। सो एनी प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लीनियर प्रॉब्लम। तो लीनियर इक्वेशन, ये जैसे आपके सामने इक्वेशन 1 लिखी हुई है, इसमें ये a1 a2 अप टिल an, दीज आर द कोफिशिएंट्स एंड x1 x2 अप टिल सो ऑन xn, ये आपका वेरिएबल होता है। इक्वल टू b इज सम कांस्टेंट। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ऑलरेडी जानते हो कि ये क्या है। अब एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि आप इसमें जो मौजूद अननोन है, जैसे x1 x2 अप टिल सो ऑन xn, ये आपके पास एक अननोन एंटिटी होती है। तो उस अननोन एंटिटी को फाइंड करना ही किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, यानी अगर हम x1 x2 सो ऑन xn की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अ सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन 1 इज सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स x1 x2 up to so on xn which has the property that 1 is satisfied when x1 is equal s1 x2 is equal s2 up till so on xn is equal to sn। मीन्स कि जब आपके पास x1 x2 अप टिल सो ऑन xn की सम वैल्यूज़ s1 s2 सो ऑन sn आ जाए और वो वैल्यू जब आप गिवन इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मींस लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ जाए,
तब हम कहते हैं कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है और वो जो वैल्यूज़ हमने अपने वेरिएबल को असाइन की हैं वो हमारा सोल्यूशन है। जैसे एग्जांपल दिखाई गई है यहाँ पे कि एक इक्वेशन है 6x1 - 3x2 + 4x3 = -13। अब इसमें x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ 2, 3 और -4 अगर हम पुट करते हैं तो ये आ जाती है -13 के इक्वल ही आएगी। ठीक है, लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल रहेंगी। तो ये हमारा एक सोल्यूशन आ जाएगा। अब एक से ज़्यादा सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोर जनरली सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स और अ लीनियर सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ m लीनियर इक्वेशंस ईच इन n अननोन। ठीक है, यानी बेसिकली सिस्टम क्या होता है, m लीनियर इक्वेशंस हों और उसमें n अननोन्स पड़े हुए हों। उनकी इक्वेशन एक से ज़्यादा हो सकती हैं, उसमें अननोन्स की तादाद भी एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उस सिस्टम के सॉल्यूशन क्या होगा, वो जो उस सिस्टम में मौजूद हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आपने एक इक्वेशन के लिए निकाल लिया आंसर, अब वो ही दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करे, वही तीसरी वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तो हम कहते हैं कि ये उस सिस्टम का सॉल्यूशन है। फर्दर आपको एग्जांपल मैं दिखाती हूँ। ये देखें, सिस्टम कैन बी कन्वीनियंटली बी रिटन एज। अब उसमें a11 x1 a12 x2 ये कोफिशिएंट्स को जस्ट उनके नेम्स देने के लिए, सिंबल्स देने के लिए हमने a11 12 13 सो ऑन 1n कर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक इक्वेशन हो जाएगी। इस तरह से a21 यानी कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, अगर आप इसको मैट्रिक्स में देखें तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 1 2 1 3 1 सो ऑन। ये उसकी रो को मेंशन करता जाएगा और हम जिस तरह से बढ़ाते हैं 1 1 1 2 1 3 सो ऑन, तो ये उसके कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे कि आप लोग मैट्रिक्स के बारे में जानते हो ऑलरेडी। तो ये एक सिस्टम कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें कितनी इक्वेशंस कितनी हैं देखें तो हमारे पास ये 1 2 सो ऑन m इक्वेशंस है और उसमें अननोन्स कितने हैं, x1 2 3 सो ऑन n, उसमें n अननोन्स है। ठीक है, m इक्वेशंस और n अननोन्स, तो ये एक m बाय n का सिस्टम हो गया। जैसे कि आप मैट्रिक्स कहते हो कि m रोज़ हों n कॉलम्स हों, तो वो एक m बाय n का मैट्रिक्स बनता है। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको देख रहे हैं कि इसमें m इक्वेशंस हैं, n अननोन्स हैं, तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है m बाय n के साथ। अब इसको इन जनरल ith इक्वेशन के टर्म में भी बताया जा सकता है कि अगर हम देखें कि वेरी क्या चीज़ कर रही है, 1 2 सो ऑन m, आप देखें तो इस तरह से वेरी हुआ है। ठीक है, कॉलम में वेरी हुआ है, तो i को अगर मैं 1 2 3 सो ऑन वैल्यू दे दूँ तो मैं इस 1 2 3 m की बजाय सिर्फ i लिख देती हूँ, ai1 ai2। देखें तो 1 यहाँ इस रो के यानी कि रो वाइज अगर देखा जाए तो क्या चीज़ है जो फिक्स रह रही है, वो 1 फिक्स रह रहा है। ठीक है, बाकी 1 2 3 सो ऑन बदल रहा है, तो वो हम 1 2 3 सो ऑन n तक वेरी करवा देते हैं। और चूंकि जो चीज़ फिक्स रह रही थी, जैसे फर्स्ट रो में 1 फिक्स रह रहा है, सेकंड रो में 2 स्टार्ट में फिक्स है, इस तरह से लास्ट वाली में स्टार्ट में m फिक्स है, तो उस फिक्सिंग वाली चीज़ को हम i का नाम देकर उसको वेरी करवा देंगे 1 2 3 सो ऑन m तक। तो इस सिस्टम को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ai1 x1 प्लस ai2 x2 सो ऑन ain xn इज इक्वल टू bi। और जब जैसे आपको सबसे पहले जो इक्वेशन लीनियर मैंने दिखाई थी जिसमें a1 x1 a2 x2 a3 x3 an xn इज इक्वल टू b लिखा हुआ था, उस a1 के बजाय हम ai1 ai2 ai3 सो ऑन ain करके पूरे सिस्टम की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इक्वेशन में और एक सिस्टम को लिखने में आपके पास क्या फ़र्क आएगा, ये आपने सीख लिया कि अगर एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है तो वो कैसी है, a1 x1 a2 x2
प्लस ए अप टू सो ऑन ए एन एक्स एन इज इक्वल टू बी। और अगर आपको एक सिस्टम शो करना है तो फिर आप A1 नहीं लिखेंगे, आप AI1 B1 प्लस AI2 AI1 X1 प्लस AI2 X2 सो ऑन AIN XN इज इक्वल टू BI। ठीक है, तो ये हमेशा एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें कि AI जो हैं वो आपके पास अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं या फिर कोफिशिएंट्स कह सकते हैं, और जो B अप टू सो ऑन है ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और इसमें X1 X2 ये अननोन्स है। अब सोल्यूशन की बात हो रही है। अ सोल्यूशन टू लीनियर सिस्टम इज अ सीक्वेंस ऑफ n numbers x1 x2 till so on xn which has the property that each equation in the system which is 2 is satisfied when x1 is equal to x1। वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि किसी भी सिस्टम के सोल्यूशन का मतलब होता है आप उसमें मौजूद अननोन की वो वैल्यूज़ निकाल लें जो सिस्टम में मौजूद हर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे सेकंड वाली को भी सेटिस्फाई करना है, उसे थर्ड एंड सो ऑन जितनी भी इक्वेशंस लिखी हुई होंगी उन सबको सेटिस्फाई करना होता है। देन यू विल कॉल दैट द सोल्यूशन ऑफ योर सिस्टम। अच्छा, next, if the linear system has no solution it is said to be inconsistent। the very important concept कि कोई भी linear system जो है वो consistent कब होता है और inconsistent कब होता है। अगर आपके पास किसी भी system का solution ना हो, exist ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि किसी system का solution exist नहीं कर रहा, तो उसको हम कहते हैं कि वो इनकन्सिस्टेंट है। फर्दर आपको मैं बताऊंगी कि कब और क्यों नहीं वो एग्जिस्ट करता है। इफ़ इट हैज़ अ सोल्यूशन, अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता है देन यू विल कॉल दैट सिस्टम द कंसिस्टेंट सिस्टम। इफ़ v इज इक्वल टू b2 अप सो ऑन b इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप राइट साइड पे जो कांस्टेंट पड़ा होता है b की शक्ल का, अगर आप उसे 0 कर देते हो देन यू विल कॉल दैट सिस्टम एज होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम आप ऑलरेडी जानते होंगे कि होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसमें कांस्टेंट 0 होता है, राइट साइड पे कांस्टेंट को हम 0 ले लेते हैं तो वो होमोजीनियस बन जाता है। नोट दैट इफ़ द x1 x2 xn इज इक्वल टू 0 इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन टू अ होमोजीनियस सिस्टम। यानी अगर आपका ऐसा सिस्टम है जिसकी राइट साइड पे 0 पड़ा हुआ है, अब उस सिस्टम को सेटिस्फाई करवाने के लिए अगर हम अननोन्स को ही 0 कर दें, जैसे x1 x2 अप टू सो ऑन xn की जगह पे मैं 0 पुट कर देती हूँ और इस तरफ ऑलरेडी 0 हो तो लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल हो जाएगी और तमाम इक्वेशन में वही 0 0 पुट करने से मेरा सिस्टम सेटिस्फाई होगा। तो होमोजीनियस सिस्टम का जो एक सबसे पहला सोल्यूशन जहन में आता है वो 0 0 पुट करना होता है। ऐसे सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी ट्रिवियल मीन्स कि जो एग्जिस्ट करता है हर हाल में। ठीक है, आप किसी और सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले ट्रिवियली एक चीज़ एग्ज्यूम कर लेते हो, मान लेते हो कि ये तो हमारे हाथ में है, ये तो है ही है। ठीक है, सो 0 सेटिस्फाई करवाने के लिए 0 0 पुट करना तो सबसे आसान काम होता है, तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है। हाँ, जब हम 0 0 से हट के किसी नॉन ज़ीरो सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा। अ सोल्यूशन टू अ होमोजेनियस सिस्टम इन विच नॉट ऑल unknowns are 0 is called a non-trivial solution। अब देखें, एक और सिस्टम की बात हो रही है कि r linear equations in n unknowns हैं और उसमें r linear equations पड़ी हुई हैं। अब ये एक सिस्टम बनेगा r by n का। ठीक है, क्योंकि इसमें r इक्वेशंस हैं, n unknowns हैं, तो ये एक और सिस्टम है। वी से दैट 2 and 3 आर इक्विवेलेंट इफ दे बोथ हैव एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन। अब मैं आपको एक सिस्टम पहले देती हूँ जिसमें 3 4 इक्वेशंस पड़ी हुई हैं, फिर एक और सिस्टम देती हूँ उसमें भी 4 इक्वेशंस हैं, और अगर उन दोनों का सोल्यूशन सेम आ रहा है यानी उनको सेटिस्फाई करवाने वाले अननोन्स एक ही जैसे निकल आए हैं तो आप कहोगे कि वो दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट हैं, चाहे बज़ाहिर वो एक दूसरे से डिफरेंट ही क्यों ना दिख रहे हो, उनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट ही क्यों ना हो, आप उनको इक्विवेलेंट ही कहेंगे बिकॉज दे हैव द सेम सोल्यूशन। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास है द लीनियर सिस्टम जिसमें 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, हैज़ ओनली सोल्यूशन x1 इज इक्वल टू एंड x2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस
इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि देखें इसमें कितनी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन हैं। अब सोल्यूशन निकालने का तरीका जैसे आप छोटी क्लासेस में सिखाए हैं 9, 10, 11, 12 में कि आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करें, उसको सॉल्व करके देखें तो सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, 2 इक्वेशंस हो और 2 ही अननोन हो तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ये उस तरीके से सॉल्व करके आपके पास एक आंसर लिखा गया है x1 = 2, x2 = 3। आप खुद चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी का कोई भी मेथड लगा लें, कंपेयर कर लें या पुटिंग कर लें, जैसे मर्ज़ी। तो ये इसका सोल्यूशन है 2 और 3। देखें अगर मैं यहाँ x1 को 2 पुट करती हूँ, यहाँ 3 पुट करती हूँ, 2 - 3 = 9, 2 - 9 = -7 और 2 2 = 4 + 3 = 7। सो सेटिस्फाई, दोनों इक्वेशंस एक ही सोल्यूशन पे सेटिस्फाई हो रही हैं। अब ये मेरे पास नीचे पड़ी हुई हैं 3 इक्वेशंस पड़ी हुई हैं। ठीक है, इन 3 इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो इनको सेटिस्फाई करवाने वाले जो अननोन्स हैं x1 x2 हैं, उनकी वैल्यू भी अगर हम 2 और 3 ही रिप्लेस करें तो तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 3 थी, अननोन हमारे पास 2 थे। इसका भी सॉल्यूशन एक ही है और वो 2 और 3 है। सो दोनों सिस्टम सेम सॉल्यूशन रखते हैं। सो दीज 2 सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट। आप देखें इसमें 2 इक्वेशंस थी, इसमें 3 थी, लेकिन फिर भी हम इनको इक्विवेलेंट कह रहे हैं बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लें। फर्दर क्या बात लिखी हुई, टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ लीनियर सिस्टम वी शैल यूज अ टेक्निक कॉल्ड द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, दैट इज वी एलिमिनेट सम वेरिएबल बाय एडिंग a multiple of one equation to another। अब ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज यू ऑलरेडी नो द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेट करने का मेथड यानी एक वेरिएबल को टोटली ख़त्म कर देने का मेथड। जैसे मैं अगर इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे x2 के साथ -3 है, अगर मैं यहाँ x2 के साथ +3 किसी तरह से एडजस्ट कर लूँ, फिर उन दोनों को ऐड करवा दूँ तो x2 बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा, मींस ख़त्म हो जाएगा और मैं सिर्फ x1 के साथ रह जाऊँगी और उसका सोल्यूशन मेरे पास x1 की जैसे ही वैल्यू आएगी मैं वापस रिप्लेस करते हुए x2 निकाल सकती हूँ। ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है, आई विल नॉट एक्सप्लेन फर्दर। तो इस एलिमिनेशन मेथड को आपने खुद से देख लेना है। अब इसकी एग्जांपल्स भी दिखाई गई हैं, इसको सॉल्व करके भी दिखाया गया होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि अगर आपके पास जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही अननोन हों, अगर आपके पास जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही अननोन्स हों, ठीक है, लीनियर सिस्टम इन विच m इज़ इक्वल टू n, तो आपके पास लीनियर सिस्टम हैविंग एज मैनी इक्वेशंस एज अननोन्स, ऐसे ही ना, जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही अननोन है। इन दिस course we shall broaden our outlook by dealing with systems in which we have m is equal to n, m less than n, m greater than n। अभी तक आपने सिर्फ इस किस्म के सॉल्यूशन, इस किस्म के सिस्टम्स को देखा था। अब इस कोर्स में हम देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि अननोन ज़्यादा हैं और इक्वेशंस कम हैं। जैसे m लेस देन n का मतलब कि आपके पास इक्वेशंस m रिप्रेजेंट द इक्वेशंस कम है, n रिप्रेजेंट द अननोन्स और वो ज़्यादा हैं। ठीक है, या फिर इक्वेशंस ज़्यादा हैं और अननोन्स कम हैं। तो इस तरह से बदलने से सिस्टम के सॉल्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, हम इस किस्म के प्रॉब्लम्स को भी डील करेंगे। यहाँ पे मैं एक कमेंट करती चलूँ और उसे आपने जहन में रखना है कि अगर जितने अननोन हैं उतनी इक्वेशन है तो एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मींस एक ही सोल्यूशन होगा उस सिस्टम का, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, उसे आप बाय एलिमिनेशन सॉल्व करें या बाय कंपैरिजंस, जो जैसे जो मर्ज़ी मेथड लगा के सॉल्व करें, आपको एक ही सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आपकी इक्वेशंस कम है और अननोन ज़्यादा है, जैसे कि ये वाला केस m लेस देन n, देन यू विल हैव मोर देन वन सॉल्यूशंस, आपके पास एक से ज़्यादा आंसर्स आएंगे।
ठीक है। और अगर आपके पास इक्वेशंस ज़्यादा हैं, अननोन कम है, देन ऐसा हो सकता है कि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। तो इस किस्म के जितने भी केसेस आएंगे हम उन्हें देखेंगे, डील करेंगे, और ये एक अहम टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा में, सो इसे जहन में रखना है। ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें कि दो ही अननोन हैं, दो ही इक्वेशंस हैं। वही बच्चों वाला तरीका कि आप उसको कंपेयर कर लो या जैसे मर्ज़ी इसको एलिमिनेट करके दूसरी में पुट करें वैल्यू और फाइंड आउट करें। इसको को ट्राई करके देखना है। सेकंड एग्जांपल में आपके पास दो इक्वेशंस पड़ी हुई हैं, दो ही अननोन पड़े हुए हैं, एक ही सोल्यूशन निकलेगा उसका और वही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। तो लेकिन इस एग्जांपल में ये चीज़ नोटिस करें कि इनके पास सोल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, the left side of the second is twice left side of the first equation, but the right side of the second equation is not twice the right side of the first equation. ये एक ऐसा केस यहाँ पे आएगा जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट मी चेक इट। तो आप बस इस सिस्टम के अंदर अगर आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे तो 0 = 21 जो कि सेंस नहीं देता है, 0 21 के बराबर नहीं होता। इस किस्म का जब केस आ जाए कि इसमें इक्वेशंस दो हैं, अननोन भी दो हैं, लेकिन सिस्टम का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, इसको कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप इसको चाहे एक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, चाहे वाई को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, आपके पास एक इनवैलिड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे 0 = 21 एक इनवैलिड सिचुएशन है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं दिस इज़ इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे ऊपर हम कहते हैं कि किसी ऐसा हो सकता है कि किसी सिस्टम का सोल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे, तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। सो इफ़ आई आस्क द एग्जांपल ऑफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यू कैन कोड दिस एग्जांपल। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाता है या आपसे MCQ पूछ लिया जाता है कि इज़ दिस सिस्टम कंसिस्टेंट और नॉट, तो चेक कर लेंगे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके, एग्जाम्पल 4 में 3 इक्वेशंस दी गई हैं, 3 ही उसमें अननोन है। उन्होंने इसको कंपेयर करके एलिमिनेट किया। z की वैल्यू आपके पास 3 आती है। देन फर्दर सब्स्टिट्यूट करते हुए y निकाल सकते हो और सब्स्टिट्यूट करते हुए x भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें 2 इक्वेशंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, लेकिन उसमें अननोन 2 से ज़्यादा हैं, यानी 3 है। x y z 2 अननोन है, 3 अननोन है और 2 इक्वेशंस हैं। नाउ यू विल नोटिस कि उसको सॉल्व करने के लिए आपको इस किस्म का बिहेवियर अपनाना पड़ेगा कि y को z पर डिपेंड करवाया है, यानी एक वेरिएबल तो हमने ख़त्म कर लिया, x को ख़त्म कर लिया, ठीक है, फिर भी हमारे पास 2 वेरिएबल रह गए। अब दूसरा जो है y, इसको z के ऊपर डिपेंड करवाते हुए इसको वापस रिप्लेस कर दें अगर हम सबसे पहली इक्वेशन में, तो हमारे पास कुछ इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है। x = z+4। अब x = z+4 यानी x z पे डिपेंड कर रहा है एंड y = z-4 और y भी z पे डिपेंड कर रहा है। तो इट मीन्स अगर हम z को एक वैल्यू दे दें अपनी मर्ज़ी की, तो हम x भी निकाल सकते हैं और y भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स z को तो हम बहुत सारी वैल्यूज़ खुद से अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं। तो जितनी z की वैल्यूज़ हम खुद से लेट करते जाएंगे, हमें x और y के लिए उतने ही आंसर्स अवेलेबल होते जाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ एक सोल्यूशन नहीं है, यहाँ एक से ज़्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। जैसे जैसे आप z को बदलेंगे, आपके पास x और y बदलेगा और एक से ज़्यादा सोल्यूशन। सो दिस इज़ कॉल्ड द इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन केस। ठीक है, ऐसे केस को हम इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होगी आपके पास कि अननोन ज़्यादा होंगे और इक्वेशंस
कम होंगी, मीन्स m लेस देन n की सिचुएशन होगी, तो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन का केस अपेयर होगा। नाउ एक अहम चीज़ ये है कि जो लीनियर सिस्टम होता है या लीनियर इक्वेशन होती है वो एक लाइन बनाती है। अगर ग्राफिकली देखा जाए तो जैसे इसके नाम से जाहिर है कि ये लीनियर है, यानी कि लाइन है। तो अगर ग्राफिकली देखें कि दो लाइंस हैं और उनका वो सोल्यूशन रखेंगी, या उनका सोल्यूशन अगर नहीं होगा तो वो कैसी होंगी, अगर उनका कोई यूनिक सोल्यूशन है तो वो कैसी दिखेंगी, या अगर उनका एक से ज़्यादा सोल्यूशन है तो वो कैसी दिखेंगी। तो इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। ये देखें, आपके पास प्लेन है, प्लेन में फॉर एग्जांपल दो लाइंस हैं, ठीक है। एक लाइन ये रिप्रेजेंट हो रही है L, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको शायद मध्यम दिख रहा हो, क्लियर नहीं होगा। दिस इज़ लाइन 1 L1 एंड दिस इज़ L2। अगर ये इस तरह से क्रॉस करती हैं एक दूसरे को कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन होता है, तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर उन दोनों ने बिल्कुल ही एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है किसी भी पॉइंट पे, या वो पैरेलल हो गई हैं, क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइंस नेवर टच ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो जो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी उनका कोई आपस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे सिस्टम में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर दोनों लाइंस बिल्कुल एक ही जगह पे आ जाती हैं, जो L1 है वही L2 है, ठीक है। कोफिशिएंट फ़र्क करने से, जैसे हमने पीछे देखा था, सिस्टम इक्विवेलेंट रहता है बाज़ औक़ात सॉल्यूशन सेम होने की वजह से। तो दो ऐसी लाइंस हैं जो ज़ाहिर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब यानी सॉल्व करते हुए आपको कैसे पता चलेगा कि एक सॉल्यूशन है या एक से ज़्यादा है, और अब ग्राफिकली देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि किन लाइंस का या किस सिस्टम का सॉल्यूशन एक है, किस में एक से ज़्यादा है और किस में बिल्कुल नहीं है। सो जो एक पॉइंट पे क्रॉस करें लाइंस, देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। जो किसी पॉइंट पे क्रॉस ना करें, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। और जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, देयर आर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। इसी तरह से हम प्लेन की बात करते हैं। लाइन से हटके अगर आप प्लेन्स में जाएं तो दो प्लेन्स भी यूनिक सोल्यूशन रख सकते हैं, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस रख सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। इसको जस्ट आपने ग्राफिकली देख लिया।